जय हिंद साथियों। आज हम लोग बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेल और टिश्यू चैप्टर से संबंधित हैं, जो आने वाले बीपीएससी और यूपीपीसीएस 2024 में काफ़ी कारगर साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सेल्स एंड टिश्यूज में हम लोग जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हरियाणा पीसीएस 2017 का है। आपसे पूछा गया है पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स आर। तो जो पिगमेंट होंगे और जो लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा? वर्णयुक्त मतलब लाइट, और प्रकाश परावर्तक मतलब लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स। पिगमेंट और लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स कौन से होते हैं, आपसे ये पूछा है। आपके ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन है क्रोमैटोफोर्स, और लास्ट ऑप्शन है क्रोमैटोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्रोमैटोफोर। ठीक है, क्रोमैटोफोर। ठीक है, क्रोमैटो से आप समझ जाएंगे कलर की बात हो रही है। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर से आप समझ जाएंगे कि ये कलर की बात हो रही है। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर जो है वर्णयुक्त वर्णयुक्त, ठीक है, वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं। ठीक है, वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं, मतलब पिगमेंट है इनमें और प्रकाश परावर्तक है, लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स हैं। ठीक है, तो जो हम लोग गिरगिटान में देखते हैं, कैमिलियन में देखते हैं कि जो अलग अलग लाइट लगा मतलब अलग अलग कलर चेंज होता है, वो क्रोमैटोफोर्स की वजह से, क्रोमैटोफोर सेल्स की वजह से ये सब होता है। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर वर्णक युक्त और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं। ठीक है, सेल्स हैं कौन कौन से? लाइट रिफ्लेक्टिंग और पिगमेंट। इसमें पिगमेंट भी है और लाइट भी है। यह उभयचर, मछली, सरीसृप जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सीरीज में पाए जाते हैं, स्क्विड्स में, फिश में, अम्फीबियंस में, जो कि केपेबल होते हैं कलर चेंज करने के। ठीक है, जैसे हम गिरगिटान देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो कैमिलियन है, जो सबसे ज़्यादा रंग बदलता है, वो एक क्यों इसकी वजह से रंग बदलता है कि उनके पास क्रोमैटोफोर सेल्स हैं। और साथ ही साथ आप अगर कोई मरीन वर्टिब्रेट्स में देखेंगे, मरीन वैरायटी में काफ़ी ये मिलते हैं, जैसे सेफालोपॉड्स है, स्क्विड्स है, फिश है, अम्फीबियंस है, इन सब में भी क्रोमैटोफोर्स मिल जाते हैं। ठीक है, जहाँ से लाइट चमकने लगती है, तो हमें लगता है समंदर के अंदर लाइट जल रही है, पर वो एक्चुअली में क्रोमैटोफोर सेल्स होते हैं। ठीक है, क्रोमैटोफोर मुख्य रूप से एक्टोथर्मिक जानवरों में त्वचा और आंखों के रंग पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक का फंक्शन देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज का। ठीक है, ये क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। ठीक है, तो याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? ल्यूकोप्लास्ट का स्टोरेज का काम है। ठीक है, स्टोरेज का काम है, क्या स्टोर करते हैं? स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन्स। फिर हमारा आता है क्लोरोप्लास्ट। ये तो सबको ही पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये ग्रीन प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, ग्रीन प्लास्टिक्स हैं जो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, दे कैप्चर लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ठीक है, तो ये क्या पैदा करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं एक तरीके से, और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। फिर क्रोमैटोफोर्स, इनके बारे में हमने बात की, ये पिगमेंट कंटेनिंग है और लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स है, वर्णक युक्त है और प्रकाश परावर्तक कोशिकाएं हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो अभी हमने देखा कि उभयचर, मछली, सरीसृप जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला में पाए जाते हैं, मतलब मरीन वैरायटी में, मतलब कई वैरायटी में ये मिलते हैं, स्पेशली मरीन फिशेस में। ठीक है, सिफेलोपॉड्स, स्क्विड्स, फिश, एम्फीबियंस में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर चेंज एंड कैमोफ्लाज। ठीक है, हमने आपको बताया कैमोफ्लाज करने के लिए, जैसे ग्रीन वो ग्रास हॉपर्स होते हैं, ग्रास के कलर के हो जाते हैं ना, ग्रास हॉपर्स ग्रास के कलर के हो जाते हैं ताकि वो उनके ऊपर कोई अटैक ना कर पाए। तो ये कैसे हो जाते हैं? वो लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स की वजह से, क्रोमैटोफोर्स की वजह से ऐसा ये कर लेते हैं। फिर है क्रोमैटोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमैटोप्लास्ट क्या है? क्रोमैटोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट एक ही तरीके के प्लास्टिक हैं। ये जो प्लास्ट हैं ये सब प्लास्टिड्स हैं। ठीक है, ये सब प्लास्टिड्स हैं और ये तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड्स कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। ल्यूकोप्लास्ट हो गया, एल से ल्यूकोप्लास्ट हो गया, सी एच से हम मान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, सी एच एल ओ आर ओ, क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, क्या करता है? सोलर एनर्जी को लेता है और कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। और फिर है क्रोमैटोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमैटोप्लास्ट तो जो हमारे जैसे संतरा हो गया, टमाटर हो गया, इन सब में जो कलर्स प्रोवाइड करता है वो क्रोमैटोप्लास्ट होता है। और ये है, ये जो पिगमेंट है
इसको कहते हैं कार्टनॉइड्स, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, फ्रूट्स और फ्लावर्स और लीव्स के कलरेशन के, ठीक है। जैसे हमने देखा कोई फ्लावर है, लाल कलर का गुलाब देखा, ठीक है, येलो कलर का गेंदा देखा, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये क्रोमैटोप्लास्ट से आती हैं, ठीक है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और ये क्रोमैटोप्लास्ट की वजह से, अलग अलग कलर की ही वजह से क्या होता है, जो जीव जंतु अट्रैक्ट होते हैं, पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और बेहद रिपीटेड क्वेश्चन है, 18, 19, 10, 13, ठीक है, हर जगह रिपीट हुआ है, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। ये तो हमको लगता है सबको ही पता होना चाहिए अगर आप 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये तो बेसिक है कि जो सेल के फंक्शन, जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें कुछ कुछ ऑर्गेनेल्स आपको याद रख लेने चाहिए, जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। और फिर आपको देख लेना है कि कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो ये गोल्गी बॉडीज हो गई, लाइजोसोम्स हो गए, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था, ये पता है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया के जो डिस्कवर थे उनका नाम पता है आपको, उनका नाम है जो डिस्कवर किए थे उनका नाम है रिचर्ड ऑल्टमैन, और जिन्होंने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया वो बेंडा है, ठीक है। याद रखिएगा, रिचर्ड ऑल्टमैन ने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया और बेंडा ने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया बस पावर हाउस है, यहाँ पे एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बस याद रखिएगा एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एंजाइम्स होती हैं जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिल पाती है, मतलब जो जिसकी वजह से एनर्जी ये दे पाते हैं, ठीक है। जिससे ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, जो कि एक साइड बन जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे इनका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी जीव पादप पादप एवं जंत कोशिकाओं के कोशिक द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए द्वीप एकक पदार्थ युक्त कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिक द्रव्य, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ठीक है। जो श्वसन की क्रिया है ये साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग अथवा ऊर्जा घर कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं चाहिए, बस आप ये याद रखिएगा पावर हाउस कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स क्या करते हैं, जो ऑप्शन सी है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है, ठीक है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। फिर क्या है, फिर है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या होता है, एक तरीके की वॉल होती है, मतलब सेमी ओपेक वॉल रहती है, जो मटेरियल्स को इन एंड आउट आने जाने में मदद करती है और कोई भी फॉरेन सब्सटेंस से कंपोनेंट को बचाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल वॉल हो गई, ठीक है। सेल वॉल के बारे में हमने देखा, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा, फिर हमने देखा राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स जानते हैं किसने डिस्कवर किया है, तो राइबोसोम्स के जिसने राइबोसोम डिस्कवर किया था उनका नाम है जी.ई. पैलाडे, ठीक है, जी.ई. पैलाडे, लिख लीजिए जी.ई. जी मतलब गोट, ई से एलिफेंट वाला ई, और पैलाडे P-A-L-A-D-E, P-A-L-A-D-E, ठीक है, P-A-L-A-D। फिर क्या है, फिर हमारा ऑप्शन डी है, न्यूक्लियस क्या करता है, ये तो सबको ही पता होगा। ये क्या है, ये जनरली न्यूक्लियस हम लोग में एक ही न्यूक्लियस मिलता है, ठीक है। यूजुअली वन न्यूक्लियस इज फाउंड इन सेल, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं उनमें ज़्यादा न्यूक्लियस मिल सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या है, ये सारी कंट्रोल सेंटर है सारी एक्टिविटी का, जितनी भी सेल में एक्टिविटी होती है तो उसका कमांड सेंटर, कंट्रोल सेंटर जो है वो न्यूक्लियस में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चारों ऑप्शंस के बारे में भी देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑर्गेनल्स डज नॉट पोजेस जेनेटिक मटेरियल एनकोडिंग प्रोटीन्स। तो कौन सा ऐसा
ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल किसके पास नहीं होगा, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, न्यूक्लियस में तो होगा ही डीएनए, ठीक है, थोड़ा क्लोरोप्लास्ट में होता है, थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, राइबोसोम में डीएनए नहीं होता है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जरूर होता है, पर यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है एनकोडिंग प्रोटीन्स या डीएनए वो नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा ये डीएनए जो है या जेनेटिक मटेरियल्स जो है प्रोटीन्स को जो एनकोड किए रहते हैं डीएनए या आरएनए, कुछ भी नहीं होता है राइबोसोम में। सिर्फ क्या होता है यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस में तो डीएनए आरएनए होता ही है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वही क्लोरोप्लास्ट के जो फॉर्म होते हैं प्लास्टिड्स, ठीक है, जहाँ जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो हमने देखा था प्लास्टिड्स में भी क्या होता है, डीएनए होते हैं, अपने ओन डीएनए होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एनडीए 2018 में पूछा गया है। देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि आजकल एग्जाम का नेचर जो हो गया है इतना डायनेमिक हो गया है। ऐसा नहीं है सिर्फ आप जो एक पर्टिकुलर एग्जाम में ही क्वेश्चंस आए उन्हीं को रट के चले जाएं, उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रट के चले जाएं, हो गया। आपको अक्रॉस एग्जाम्स देखना है, जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो रहे हैं, एनडीए हो रहा, सीडीएस हो रहा, या यूपीएससी का जियो साइंटिस्ट का एग्जाम है, सीएपीएफ है, सारे मतलब जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप कवर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपका नॉलेज बेस तो बढ़ेगा ही और कॉन्सेप्ट भी डेवलप होंगे, क्योंकि घूम फिर के जो है एग्जाम, जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, एग्जाम लेने वाली बॉडी है, वो चाहती है कि ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करे ताकि कोई क्वेश्चन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन ना उठ सके। तो वो बहुत कम मेहनत करना चाहते हैं, वो चाहते हैं किसी दूसरे एग्जाम से थोड़ा बहुत हिंट लेके टीप दें, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसी प्रोसेस से हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे कि जितने एग्जाम्स हुए हैं हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड और जिसमें ये साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारों को इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो ये एनडीए 2018 का क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल वाला क्वेश्चन है, डीप वाला क्वेश्चन है, पर हाँ आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एप्लीकेशन की चीज़ों को समझना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इफ बाय एन अननोन एक्सीडेंट acid secreting cells of stomach wall of an individual are damaged, digestion of which of the following biomolecule will be affected to a greater extent, ठीक है। तो आपसे बताया जा रहा है कि कहीं दुर्घटना हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया है, जिसके चलते क्या हुआ है, स्टमक, जो व्यक्ति के पेट की भित्तियों की अम्ल स्राव कोशिकाएं हैं, मतलब जो इंडिविजुअल्स के स्टमक के डाइजेशन सेल्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, स्टमक के एसिड सिक्रीटिंग सेल्स के, ठीक है, स्टमक के एसिड सिक्रीटिंग सेल्स डैमेज हुए हैं। याद रखिएगा यहाँ पे क्या क्या बोला है, एक तो पहले स्टमक बोला है और स्टमक के एसिड सिक्रीटिंग सेल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा ये बात कि स्टमक में क्या होता है, स्टमक में एक सेकेंड, हाँ, स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, जो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते रहते हैं और जूसेस प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि एसिड और एंजाइम्स प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। फिर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन कौन से होते हैं, तो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्या, पेप्सिनोजेन, ठीक है, पेप्सिनोजेन आपने नाम सुना होगा, पेप्सिनोजेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये जो गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, एसिड सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, ये वाले एसिड सिक्रीटिंग सेल्स ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये पेप्सिनोजेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पेप्सिनोजेन क्या करता है, तो पेप्सिनोजेन जो है एक इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है, पेप्सिनोजेन क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है, ठीक है। इनएक्टिव एंजाइम है जो क्या करता है, जो कि कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव होने के बाद पेप्सिनोजेन क्या करता है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म में, ठीक है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म में, कौन कौन से फॉर्म में, तो कर देता है पेप्टोन्स और पेप्टियोज में, ठीक है, पेप्टोन्स और पेप्टियोज में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये लिखते जाइएगा जो हम बता रहे हैं, पेप्टियोन्स में और पेप्टोज में, नहीं तो आपको पता ही होगा हमारे हिसाब से, तो ये लगता है हमको आपको पता होना चाहिए, पेप्टोन्स और पेप्टियोज में कन्वर्ट कर देता है, पूरा नहीं लिखेंगे, लिख लीजिएगा, पेप्टियोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, पेप्टियोज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। यही पेप्टोन्स और पेप्टियोज आगे चल के क्या हो जाते हैं, डाइपेप्टाइड्स, इसके सिंपलर वर्जन हो जाते हैं डाइपेप्टाइड्स, ठीक है। तब क्या होता है, तब जाके हमारा जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट
डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो स्टोन स्टमक में जो एसिड सिक्रीटिंग सेल्स हैं, हम आपको बताते रहते हैं हाईलाइट करके, ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ है येलो वाले पोर्शन में देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं स्टमक, ठीक है। तो ये जो स्टमक है इसमें एसिड सिक्रीटिंग सेल्स हैं। एसिड सिक्रीटिंग सेल्स क्या क्या है, वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, तो वो पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये पेप्सिनोजेन लिखा हुआ है, और HCl सिक्रीट करते हैं, ठीक है। एसिड सिक्रेटिंग सेल्स पेप्सिनोजेन और HCl सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजेन क्या करता है, तो पेप्सिनोजेन एक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम रहता है पहले, फिर एक्टिव होकर प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैटर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि आराम से डाइजेस्ट हो जाए। किसमें किसमें, पेप्टोन्स और पेप्टियोज में। ये आगे चल के डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर एसिड सिक्रीटिंग सेल्स डैमेज हो गए तो क्या डैमेज हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस वाली चीज़ें या प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने वाली चीज़ों को अफेक्ट करेगी ये, ठीक है। तो प्रोटीन जो है इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन जो है बहुत भारी मात्रा में इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे लिखा है हमने जो आपको बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, श्लेष्म होता है और म्यूकस तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है, जो हमने आपको बताया इनएक्टिव पेप्सिनोजेन होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जो है अम्लजन कोशिकाओं से HCl का जो सिक्रीशन होता है वो ऑक्सनोटिक सेल से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये पेप्सिनोजेन जो है प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर एसिड सिक्रीटिंग सेल्स बिगड़ गए या डैमेज हो गए तो प्रोटीन की जो सिंपलर फॉर्म है या प्रोटीन के जो डिसइंटीग्रेशन है, प्रोटीन का डिकम्पोजिशन है, वो ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और ये सब नहीं होगा, सिर्फ प्रोटीन होगा, क्योंकि एसिड सिक्रीटिंग सेल्स प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी एनडीए 2017 से आपसे पूछा गया है। मिलेनिन इज नेचुरल पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आइरिस, ठीक है। मिलेनिन जो है ये किसको किसको कलर देता है, तो ह्यूमन स्किन को कलर देता है, हेयर को कलर देता है और आइरिस को कलर देता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसी से ही हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा नेचुरल पिगमेंट कलर प्रोवाइड करता है, ह्यूमन स्किन, हेयर या आइरिस को। तो आपको बताना है मिलेनिन किससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मिलेनिन इंसान को या ह्यूमन स्किन को किस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, तो ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, पराबैंगनी विकिरण से ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये प्रोटेक्ट करता है। ये तो आपको पता ही होगा, यूवी रेज जो होती है, यूवी ए बी सी, जिसमें से ये तीनों रेज होती हैं, जिसमें से कुछ छन जाती हैं इस पे ओजोन की परत की वजह से और कुछ आ जाती हैं। तो मेलेनिन जो होता है नेचुरल पिगमेंट होता है, वो हमें बचाता है किससे, यूवी रेज से, ठीक है। सांवली त्वचा में मेलेनिन अधिक होता है, ये सबको पता है, और गोरी त्वचा में कम होता है। मेलेनिन के तेजी से बढ़ने के कारण स्किन पिगमेंटेशन की समस्या होने लगती है, जिससे चेहरे पे धब्बे पड़ने लगते हैं। खैर ये सब आपको नहीं जानना है, आपको बस ये जानना है कि मेलेनिन जो है नेचुरल पिगमेंट है विच गिव्स कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आइरिस। और ये किससे प्रोटेक्ट कराता है, ये पराबैंगनी विकिरण से या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये प्रोटेक्ट करता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं IAS 2012 का क्वेश्चन है, स्टेम सेल से रिलेटेड है। तो आपको पूछा है स्टेम सेल जो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ पे रहते हैं उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सही कथन पूछ रहा है, ना कि गलत कथन, ठीक है। सही कथन कौन सा है, तो हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव फ्रॉम मैमल्स ओनली, क्या ऐसा सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेम सेल्स कहीं से भी डिराइव हो सकते हैं, मैमल से, एम्फीबियन से या प्लांट से, कहीं से भी डिराइव हो सकते हैं स्टेम सेल्स हो, ठीक है। स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, बिल्कुल सही बात है। स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपीज, बिल्कुल सही बात है। तो इसका पहला गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो तो सही है और बी ऑप्शन सही होना चाहिए, हाँ ये, ठीक है। तो बस याद रखिएगा स्टेम सेल्स क्या होते हैं। स्टेम सेल्स जो होते हैं बहुत ही पोटेंट सेल्स होते हैं, जो जिनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो डैमेज सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बस ये स्टेम सेल्स का यही काम है, ठीक है। जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने का काम ये करते हैं। इनके पास इतनी पोटेंसी होती है, इतनी पावर होती है कि ये डैमेज सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल्स कहीं से भी डिराइव हो सकते हैं। स्टेम सेल्स का बिल्कुल यूज़ होगा नए ड्रग्स में, नई मेडिसिन को स्क्रीन करने में और नई मेडिकल थेरेपीज में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो ये 7th क्वेश्चन था हमारा। बढ़ते हैं हरियाणा PCS 2017 के क्वेश्चन पे। द बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है। साइंटिफिक फंक्शन ऑफ सेल का किस वैज्ञानिक ने खोज किया था कि कुछ साइंटिफिक फंक्शन होगा सेल का, तो ये साहब थे, ये रॉबर्ट हुक साहब थे, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। आप बताइए विलियम हार्वे ने क्या
खोजा था, ठीक है। विलियम हार्वे साहब ने किस चीज़ की खोज की थी, और कोशिश ये करिएगा कि ईयर भी याद रखिए कि क्या खोजा था, ठीक है, इन्होंने क्या खोजा था। तो कोशिका की खोज जो है 1665 में हो गई थी, ब्रिटिश वनस्पति रॉबर्ट हुक ने की थी, याद रखिएगा। जिन जो खोजे थे कोशिकाओं को या सेल्स को, सेल्स की डिस्कवरी जिन्होंने की थी वो रॉबर्ट हुक थे, यही थे रॉबर्ट हुक, ठीक है। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को कहते हैं, ठीक है। आणविक और कोशिकीय नियंत्रण से क्या होता है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मतलब सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल से क्या होता है, सेल की डेथ होती है जो कि प्रोग्राम्ड होती है, ठीक है। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल की वजह से जो सेल की डेथ होती है वो एक तरीके से प्रोग्राम्ड हो जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को कहते हैं, तो इसको अपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है, अपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है, अपोप्टोसिस, ठीक है, ये कहते हैं इसको अपोप्टोसिस, याद रखिएगा, बस रट्टा मार लीजिएगा। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को अपोप्टोसिस कहते हैं। प्रत्येक प्राणी में विकास के दौरान अनेक पुरानी एवं टूटी फूटी कोशिकाएं बेकार हो जाने पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो जो सेल्स हमारे अंदर बेकार हो चुके हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, उनकी क्या हो जाती है, उनकी डेथ को प्रोग्राम कर दिया जाता है बाय सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल, ठीक है। तो कोशिका की मृत्यु करने के लिए क्या होता है, कोशिका एवं आणविक नियंत्रण काम में आता है, ठीक है। तो कोशिका के नष्ट होने की इस प्रक्रिया को एपोप्टोसिस या तयशुदा कोशिका मृत्यु कहते हैं, या प्रोग्राम्ड सेल डेथ कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, 97 IAS का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन जनरली रिपीट हो जाते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटियम इज मास ऑफ सेल्स फाउंड इन, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये कहाँ मिलता है, ये ओवरी में मिलता है, बस आपको इतना याद रख लेना है, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा रट्टाफिकेशन वाली बात है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ होता है, तो ये ओवरी में पाया जाता है, ठीक है, ओवरी में ये मास ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, यूपीपी से 2008 का है। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोएथिकली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स। देखा, अभी हम लोग ने कहीं एनडीए में स्टेम सेल्स की बात देखी थी, शायद आईएएस का ही क्वेश्चन था, अब यहाँ पे भी 2008 में स्टेम सेल्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो बायोएथिकली नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि which one of the following is bioethically non-controversial source of stem cells as an alternative to highly controversial embryonic stem cells। तो मतलब दो स्टेम सेल्स होते हैं, एक जो एम्ब्रियोज में मिलते हैं, ठीक है, एक जो एम्ब्रियोज में मिलते हैं, और एक अलग होते हैं, जैसे बोन मैरो में मिल गए, स्प्लीन में मिल गए, ये वाले स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है। बोन मैरो हो गया, स्प्लीन हो गया, दो तरीके के स्टेम सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो में क्यों होता है, क्योंकि एम्ब्रियो जो है ये सेक्सुअल फर्टिलिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे काम करता है, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल हो गया है एम्ब्रियो स्टेम सेल्स वाला, ठीक है। जिससे पेड़ खराब हो सकते हैं, पौधे खराब हो सकते हैं, इसलिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को कंट्रोवर्शियल माना जाता है। जबकि बोन मैरो या स्प्लीन वाले जो स्टेम सेल्स होते हैं वो इतने इन्वेजिव या इतने हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है, तो ये देखिए, बोन मैरो डिराइव्ड सेल्स, एमनियोटिक फ्लूइड डिराइव्ड स्टेम सेल्स, ब्लड ऑफ फीटस या ब्लड ऑफ बेबीज, ठीक है। तो जैसा हमने बताया, जो बोन मैरो डिराइव्ड स्टेम सेल्स हैं ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, एमनियोटिक फ्लूइड वाले हैं क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ही होते हैं। अब ब्लड ऑफ फीटस तो कोई वही नहीं है, और ब्लड ऑफ बेबीज का कुछ यहाँ पे रेलेवेंस नहीं है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, बोन मैरो डिराइव्ड स्टेम सेल्स जो हैं वो क्या हैं, वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स हैं, और एमनियोटिक फ्लूइड वाले जो एम्ब्रियो वाले हैं वो क्या हैं, वो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं, ठीक है। स्टेम सेल ऐसी मूल कोशिकाएं होती हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग के कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है, ये हमने आपको बताया। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, इतनी पोटेंसी होती है इनमें, इतनी पावर होती है इनमें कि कोई भी डैमेज सेल है और बॉडी का, उनको रिपेयर किया जा सकता है स्टेम सेल्स की मदद से। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए स्रोत के आधार पर स्टेम कोशिकाओं को भ्रूण, वयस्क तथा कार्ड ब्लड में बांटा जाता है, ठीक है। कॉर्ड ब्लड हो गया, एडल्ट स्टेम सेल्स हो गया, ठीक है, फीटस स्टेम सेल्स हो गया, तो ये सब स्टेम सेल्स हो जाते हैं। अधिकांश स्टेम सेल कोशिकाएं भ्रूण से प्राप्त होती हैं, ठीक है, फीटस से प्राप्त होती हैं। इन्हें जन्म के समय ही सुरक्षित रखना होता है। इन मूल कोशिकाओं को अनुसंधान को लेकर काफ़ी विवाद है, इनके रिसर्च को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, ठीक है। कारण ये है कि विकास के प्रारंभिक चरण में मानव भ्रूण से इन कोशिकाओं को प्राप्त करने के दौरान भ्रूण नष्ट भी हो जाता है, ठीक है। वही एम्ब्रियोनिक सेल्स क्या होते हैं,
हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे बहुत हार्म होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं फिर, ठीक है। तो इसलिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो हैं वो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं एथिकली, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम लोग एम्ब्रियो के टाइम में स्टेम सेल्स डिराइव करते हैं एम्ब्रियो से, तो एम्ब्रियो डैमेज होने का डर रहता है, जिससे ये डर रहता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेज हो सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। जबकि ब्लड मैरो या स्प्लीन में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इनका विरोध होता है, ठीक है। परंतु वर्तमान में इसके वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर ली गई है। गर्भनाल की रक्त, दांत, अस्थिमज्जा आदि स्टेम सेल कोशिकाओं के अविवादास्पद स्रोत हैं, ठीक है। बोन मैरो, स्प्रीन, टूथ, ये सब अस्थि मज्जा, ये सब क्या है, ये सब नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल सोर्स हैं स्टेम सेल्स के। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है 2006 यूपी पीसीएस का आपसे, द सेल्स ऑफ अ बॉडी दैट हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप्स ऑफ सेल ऑफ द बॉडी एंड विच आर द फोकस ऑफ रिसर्च ऑन मेनी सीरियस डिजीजेस। तो ये किसकी बात हो रही है? ऑब्वियसली ये स्टेम सेल्स की बात हो रही है। तो स्टेम सेल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की और डिफरेंशिएट करने की किसी भी सेल, बॉडी के सेल के दौरान या किसी भी प्रकार में। और इसमें क्या होता है, ये काफ़ी चीज़ों को डैमेज जो हुई होती है उनको रिपेयर करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको सीरियस डिजीज के उपचार में लाया गया है, इनके ऊपर नवाचार हो रहा है कि जो भी सीरियस डिजीजेज होते हैं वो स्टेम सेल्स के थ्रू उनको क्योर किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा स्टेम सेल्स, ठीक है। फिर 13वें नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है 91 यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हाउ डज प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल? इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये सेल वॉल इसका आंसर होगा। ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो है सेल वॉल का, ठीक है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में निम्नलिखित भिन्नताएं पाई जाती हैं। पादप कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई भित्ति या सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट एवं बड़ी बड़ी रजधानी होती है, ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में इनका अभाव होता है, ठीक है। ऑब्वियसली प्लांट्स में जो है क्लोरोप्लास्ट होंगे क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, एनिमल तो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो उनके यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो पादप कोशिकाएं हैं, मतलब जो प्लांट सेल्स हैं, उनमें सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, जो कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल्स नहीं होती हैं, ठीक है। ये हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, देखिए 94 का क्वेश्चन है। देयर इज नो पेन व्हेन वी कट आवर नेल्स? जब हम अपने बाल काटते हैं या नाखून काटते हैं तो हमें क्यों दर्द नहीं होता है? इसका आंसर बताइए, ठीक है। दर्द कब होगा? दर्द तभी होगा जब हमारे जो सेल्स हैं वो दर्द महसूस करेंगे। जब सेल्स दर्द महसूस नहीं कर पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। दर्द कैसे सेल्स महसूस करते हैं? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा वहाँ पे सेल्स जो है दर्द महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, नेल्स आर मेड बाय लिक्विड ऑफ डेड सेल्स, ठीक है, जो है डेड सेल्स का बना है नेल्स विच डू नॉट हैव ब्लड सर्कुलेशन। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य के द्वारा बनाए जाते हैं, बने होते हैं, जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है, ठीक है। रक्त संचरण नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा ही नहीं, तो पेन कुछ फील ही नहीं होगा, डेड सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से क्या होता है, बाल में भी क्या है, मृत कोशिकाएं हैं, ठीक है, मृत कोशिकाएं हैं बाल में भी, और वहां पे भी बाल में भी रक्त संचरण थोड़ी ना होता है, जिसकी वजह से बाल कटने पर भी दर्द नहीं होता है, ठीक है। मानव के बाल एवं नाखून कैराटिन प्रोटीन से बने, ठीक है, कैराटिन प्रोटीन से ये बने हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो नाखून है और जो हमारे बाल हैं उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैराटिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। फिर से स्टेम सेल्स को लेके कुछ बात आ गई है, तो आपको बताना है कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संबंध में असत्य है, ठीक है। वही स्टेम सेल्स के बेसिस पे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ स्टेम सेल्स से रिलेटेड कौन सी बात इनकरेक्ट है? ऑप्शन ए आपसे पूछ रहा है इट मल्टीप्लाइज इटसेल्फ थ्रू आउट इट्स लाइफ। क्या स्टेम सेल्स पूरे हमेशा अपनी पूरी लाइफ तक ये डिवाइड करता रहता है? इट रिपेयर्स डैमेज टिश्यूज ऑफ ऑर्गन, क्या वो अपने जो क्षतिग्रस्त अंग है उनकी मरम्मत करता है? इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक वन और मोर टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, क्या वो स्पेसिफिक सेल्स विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है? और आपका दूसरा लास्ट ऑप्शन है इट इज फाउंड ओनली इन फीटस, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान का क्वेश्चन है, 2006-7 में पूछा गया था, बिल्कुल गलत है।
ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा ये केवल भ्रूण में नहीं पाए जाते हैं, ये अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं, ठीक है, ये दांतों में भी पाए जाते हैं, ये स्प्लीन में पाए जाते हैं, और बोन मैरो में पाए जाते हैं, कई जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमने देखा था। डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करते हैं, ये हमने देखा था, ये ठीक है। इट हैज़ द एबिलिटी टू मेक वन और मोर टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक सेल्स, ये विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता भी रखते हैं, ये भी हमने देखा था। तो डी आंसर जो है ये गलत है, बाकी सब सही है। फिर हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 2001 में पूछा गया था आईएएस में, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो निम्न कोशिकाएं हैं इनमें प्रोटीन संश्लेषण कौन सा करता है, ठीक है। जो निम्न कोशिकाएं हैं उनमें से प्रोटीन संश्लेषण किसका काम है, आपको ये बताना है। बेसिक क्वेश्चन है, आपको सारे और सेल ऑर्गेनल्स के अगर फंक्शन पता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे विद ग्रेटर एक्यूरेसी, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस पूछा है, कौन सा सेल ऑर्गेनल्स प्ले करते हैं रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लाइजोसोम एंड सेंट्रोसोम। क्या लाइजोसोम और सेंट्रोसोम ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती हैं, इनकी कोई भूमिका होती है क्या? नहीं, क्योंकि लाइजोसोम क्या है, ये डाइजेशन एंजाइम है, ठीक है। लाइजोसोम में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इनको क्या कहा जाता है, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होल्ड करते हैं, ठीक है। कोई भी फॉरेन बॉडी है उसको डाइजेस्ट कर गए, कोई और चीज़ है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको डाइजेस्ट कर गए, ये सारे काम होते हैं लाइजोसोम के, ठीक है। और लाइजोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, ठीक है। ये सुसाइड बैग होते हैं क्योंकि कई बार अपने बड़े बड़े अपने आप को भी खा जाते हैं, ठीक है, मतलब अपने आप को भी ये डिकम्पोज कर जाते हैं या डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। लाइजोसोम हो गया, तो लाइजोसोम का तो काम नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा क्या है, दूसरा है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम पता है आपको क्या है, बहुत आसान है ये तो। सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन, ठीक है। सेंट्रोसोम जो भूमिका निभाते हैं वो सेल डिवीजन में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन में इनकी भूमिका रहती है, याद रखिएगा, सेल डिवीजन में इनकी भूमिका रहती है सेंट्रोसोम की। फिर हमारा अगला ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। बिल्कुल सही है, यही है, ठीक है, यही है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और राइबोसोम्स में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ का उल्टा क्या हो गया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, नाम भी नहीं याद आ रहा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और किसी को नाम याद आ रहा है क्या? अगर नाम याद आ रहा हो तो प्लीज लिख लीजिए। एक रफ, हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ वाले क्या करते हैं, रफ वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। स्पेसिफिकली याद रखिएगा, रफ वाले जो होते हैं, रफ वाले, रुकिए एक मिनट लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। रफ वाले जो ईआर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। स्मूथ वाले में क्या होता है, स्मूथ वाले चीजें सिक्रीट करते हैं, ठीक है। स्मूथ वाले जो है लिपिड सिक्रीट करते हैं, स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीट करते हैं लिपिड्स, ठीक है। राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम्स कैसे कैसे बने होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। आरएनए के बने होते हैं और प्रोटीन के बने होते हैं राइबोसोम्स, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया, ये आरएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। पीआरओ मतलब प्रोटीन, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। पर हमें यहाँ आगे नहीं बढ़ना है दूसरे क्वेश्चन पे, हमें और जो ऑप्शन है उनको भी एनालाइज करना है, ठीक है। हमें उनको भी एनालाइज करना है, तो हमारा ये ऑप्शन आंसर तो यही हो गया, ठीक है। अंतर्प्रद्रवी जलिका और राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है गोल्गी एपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नहीं, गोल्गी एपरेटस क्या करता है, गोल्गी एपरेटस सिक्रीशन का काम करते हैं, जो गोल्गी उपकरण होते हैं वो सिक्रीशन का काम करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे एटीपी फॉर्म की एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला गया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं लाइजोसोम। तो लाइजोसोम के बारे में हमने देखा और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी देख लिया, ठीक है। इन दोनों के बारे में देख लिया कि ये क्या है, लाइजोसोम क्या है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट जितने मेजर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें किस चीज़ की भूमिका होती है, वो क्या काम करते हैं, हम लोग ने ऑलमोस्ट देख लिया है सारी चीज़ें, ठीक है। इसका हल्का सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचलन करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे
कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है, हमने आपको बताया था ये आरएनए प्लस प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अंतरप्रद्रव्य जलिका की सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, अतः ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है यहाँ पे राइबोसोम रहते हैं, तो दोनों मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। और आपको याद रखना है स्पेसिफिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं, जो स्मूथ है वो सिक्रीट करते हैं लिपिड्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये यूपीपीसीएस मेन का क्वेश्चन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्रोटीन का, लिपिड का या कार्बोहाइड्रेट का? तो इसको आप बस याद कर लीजिएगा, ये प्रोटीन और लिपिड दोनों का बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। यह जंतु तथा वनस्पति कोशिकाएं दोनों में पाई जाती हैं, मतलब एनिमल और प्लांट सेल दोनों में मिलती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी होती है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं, एनिमल सेल्स में जो है सेल वॉल नहीं मिलती है और प्लांट सेल्स में सेल वॉल मिल जाती है। तो जो सेल वॉल होती है प्लांट की वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो सेल वॉल होती है इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ढकी होती है वो बनी होती है किसकी, वो बनी होती है प्रोटीन्स और लिपिड की। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड से बने हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, IAS 2001 का क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनेल इन द सेल बिसाइड्स न्यूक्लियस कंटेन डीएनए? ठीक है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है, एकदम रट्टा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रट्टे वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है डीएनए जो है न्यूक्लियस में तो मिलेगा ही। ठीक है, न्यूक्लियस के अलावा और कहाँ मिलता है? ठीक है, किस सेल ऑर्गेनेल में मिलता है? सेंट्रियोल में मिलता है क्या, तारक केंद्र में? नहीं। गोल्जी उपकरण में? नहीं, गोल्जी का काम सिर्फ सेक्रीशन होता है। लाइजोसोम? नहीं, यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव मैटर्स होते हैं। ठीक है, लास्ट में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में ही डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए केंद्रक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ये याद करने वाली चीज़ है। ये आनुवांशिक गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने में कार्य करते हैं। ठीक है, वही ये ऑफस्प्रिंग्स पे पास होते हैं, जो कैरेक्टर्स हैं ये डीएनए जो है कैरेक्टर्स को पास करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम द्वारा होता है, ये हमने देखा। माइटोकॉन्ड्रिया लगभग सभी यूकैरियोटिक पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं, वही नील हरित शैवालों व जीवाणुओं में यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, और नील हरित शैवालों व जीवाणुओं में यह नहीं पाए जाते। ठीक है, तो बस आप याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस में हमें डीएनए मिलता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा आरएनए कहाँ मिलता है, तो आरएनए हमने देखा था कहाँ मिलता है, आरएनए हमें राइबोसोम में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, हम येलो येलो कर दे रहे हैं, आप देखिएगा। ठीक है, ये हाँ, ये राइबोसोम जो है प्रोटीन एवं आरएनए की बनी होती है। ठीक है, ये जो येलो हाईलाइट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आरएनए जो है राइबोसोम में मिलता है, और डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस में। ठीक है, और कहाँ, नाभिक में, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, नाभिक नहीं नाभिक। ठीक है, न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस हो गया। फिर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन? तो अभी हमने बताया था कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी, तो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिक द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यह बैक्टीरिया नीले तथा हरे शैवालों में नहीं मिलते, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, सेल ऑर्गेनेल कौन सा है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एटीपी में रिलीज होती है, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, याद रखिएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होने की वजह से एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी सेल जो है, एनर्जी हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, एनडीए क्वेश्चन 2008 का है। फिर 23वें क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? बीपीएससी का क्वेश्चन है 1994 का। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, वाटर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जीव द्रव्य की कोशिक द्रव्य भी कहते हैं, जीव द्रव्य को कोशिक द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, तो जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें कई
और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, साथ ही साथ क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है, इन पदार्थों से मिलकर बना है। लेकिन जल की मात्रा, वाटर का जो प्रपोर्शन है, वाटर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 80% है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज सेमी परमिएबल, ठीक है। अर्ध पारगम्य कौन सा कोशिका अंग है, ठीक है, कौन सा कोशिका का अंग जो है वो एक अर्ध पारगम्य है, ठीक है, सेमी परमिएबल है, थोड़ी थोड़ी चीजें अलाउ करता है पास होने के लिए, पूरा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें, मतलब फुली परमिएबल नहीं है, सेमी परमिएबल है, कुछ चीजों को आने देता है, कुछ चीजों को नहीं आने देता है। तो ये तो दोनों ही होंगे ना, सेल मेम्ब्रेन भी होंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होंगे, ठीक है। सेल वॉल तो है एकदम ओपेक बॉडी है, ठीक है, ओपेक बॉडी है, मतलब वो अलाउ नहीं करती इधर से उधर जाने के लिए। अलाउ कौन कौन करता है, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर दोनों होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर दोनों है। कोशिका के अंदर विभिन्न अंग पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। हमने देखा कोशिका झिल्ली मतलब सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव एवं केंद्रक, ठीक है। कोशिका झिल्ली जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर कोशिका भित्ति सेल वॉल, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म होता है, ये सारी चीजें होती हैं। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है, जिसे कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। यह झिल्ली जीवित एवं अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है, पारगम्य होती है मतलब अर्ध पारगम मतलब सेमी परमिएबल होती है, क्योंकि इस झिल्ली से कुछ पदार्थ ही अंदर बाहर आ जा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए सेमी परमिएबल ये दोनों होती है, ठीक है। नॉन परमिएबल या इम्परमिएबल कौन सी होती है, सेल वॉल, कोशिका भित्ति जो होती है वो इम्परमिएबल होती है, वो कुछ अलाउ नहीं करती अंदर आना ना बाहर जाना किसी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा है सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, क्योंकि वो थोड़े मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ है। इट इज मेड अप ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गेनिक, नहीं ये गलत है। इट डजंट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ, ये कुछ सही हो सकता है। द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अकर ओनली एट स्पेसिफिक, नहीं ये तो नहीं है। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट, हाँ ये लग रहा है, ऑफ द सेल व्हाइल द मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इज प्रिवेंटेड, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी ज़्यादा क्लोजर है इनकी क्वेश्चन की डिमांड के, ठीक है। तो यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन की कोशिका में होने से देता है, जबकि अन्य अणुओं के संचालन को रोक दिया जाता है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। तो यह वर्णात्मका पारगम्य होती है, मतलब अर्ध पारगम्य होती है कोशिका भित्ति, ठीक है, सॉरी कोशिका कला के बारे में बात हो रही, ठीक है। हाँ, फिर आगे पर चलते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन पे, एनडीए 2012 का है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप इज प्रेजेंट इन, फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। तो प्राणी कोशिकाओं में कौन सी चीजें विद्यमान है, कौन सा समूह की चीजें विद्यमान है प्राणी कोशिकाओं में, ठीक है, प्राणी कोशिकाओं में कौन सी चीजें विद्यमान है, मतलब जंतु कोशिकाओं में कौन कौन सी चीजें विद्यमान है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल, वॉल तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, साइटोप्लाज्म होगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, एनिमल सेल्स में कहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम फोटोसिंथेसिस होता है, वो तो प्लांट सेल में होता है, ठीक है, पादप कोशिकाओं में होता है। फिर है न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, हाँ ये सब लग रहा है। फिर क्या है, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता हमारे हिसाब से, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन सही है, सॉरी, ठीक है, ये ऑप्शन सी या डी में लग रहा है, सी होना चाहिए। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। डी में क्या क्या होता है, डी में वैक्यूल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और कुछ कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, कुछ कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया भी लेकिन होता है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे थे। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा था एनिमल सेल्स में क्या क्या मिलता है, प्राणी कोशिकाओं में क्या क्या विद्यमान है। तो हमने देखा था पहला ऑप्शन सूत्र कणिका, कोशिक कला, कोशिक भित्ति और कोशिक द्रव्य, ठीक है, ये चारों तो है होते हैं, ये होता है साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका कला होती है और सूत्र कणिका भी होता है, ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका आंसर।
फिर हमने देखा था हरित लवक, कोशिका द्रव्य, धानी और केंद्रक, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। हरित लवक कहाँ होता है, तो वो पादप कोशिकाओं में होता है, प्लांट सेल्स में होता है, प्राणी कोशिकाओं में नहीं होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कोशिका द्रव्य होता है, धानी होता है और केंद्रक होता है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी में क्या है, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, कोशिका कला है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बिल्कुल ठीक है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य ये भी होता है, ठीक है, ये सही है, सी सही होना चाहिए आंसर। डी में क्या क्या दिया है, डी में है वैक्यूल मतलब रसधनिया, धानी जिसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल होता है, कोशिका कला, न्यूक्लियस, केंद्रक और सूत्र कणिका, ठीक है, ये भी मिलते हैं। तो ऑप्शन सी या डी में इनको दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ऑप्शन सी है, तो डी में ऐसा क्या है जो नहीं है, वैक्यूल होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियस होता है। चलिए इसका एक बार आप इसका एक बार सही आंसर ढूंढ के हमको बताइएगा। हमारे हिसाब से तो वैक्यूल भी होता है, रसधनिया भी होती है, बड़ी होती है, एनिमल सेल्स में, प्राणी कोशिकाओं में छोटी छोटी होती हैं, और जो पादप सेल होते हैं, मतलब पादप कोशिकाएं होती है, प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें बड़ी सी एक वैक्यूल होती है जो कि स्टोरेज यूनिट होती है एक तरीके से, ठीक है। तो प्राणक देख लेते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है। प्राणी कोशिकाओं में केंद्रक, कोशिक कला, सूत्र कणिका एवं कोशिका द्रव्य विद्यमान है। न्यूक्लियस, कोशिका कला मतलब क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया, कोशक द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये तीनों होते हैं, ठीक है। जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, हम जानते हैं एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, और जो प्लांट सेल्स में होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती हैं। हरित लवक एक प्रकार की कोशिकांग है जो कि सुकेंद्रिक पादप कोशिकाओं में तथा शैवालों में पाई जाती है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हम देखें कहाँ कहाँ मिलता है, ये तो प्लांट्स में मिलता है और एल्गी में मिलती है जिनको शैवाल कहा जाता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, देखा है हमने। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। रिक्तियां या धानी पादप प्रायः पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जो रिक्तियां या धानी है, वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्रायः उसी में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में भी मिलते हैं। धानी के चारों ओर कोशिका द्रव्य की पतली परत एवं झिल्ली रूप में पाई जाती है जिसे रिक्तिका कला कहते हैं। धानी दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है परंतु वनस्पति में काफी बड़ी होती है। हमने बताया आपको, वनस्पति मतलब पादप जीन, पादप कोशिकाओं में मतलब प्लांट सेल्स में काफी बड़ी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका, बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवालों की कोशिकाओं के छोड़कर पौधा व तथा जंतुओं के समस्त जीवन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। यह कोशिका का ऊर्जा गृह कला, ठीक है। लेकिन वैक्यूल एनिमल सेल्स में भी मिलते हैं, छोटे छोटे मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन यहाँ पे इनको थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहा है 27वें क्वेश्चन में, बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, काफी नया क्वेश्चन है ये। आपसे पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी में क्या क्या होता है, मानव शरीर में कौन सी सामान कितना होता है, कौन सी चीज कितनी होती है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ए ऑप्शन है अबाउट 70% ऑफ वाटर, बी ऑप्शन है 20 से 30% पानी, सी ऑप्शन है 10 से 20% पानी, और डी ऑप्शन है 30 से 40% पानी। तो ये तो सबको पता ही होगा, 70% पानी है हमारे मानव शरीर में, ठीक है। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है, एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है जो कि इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, ठीक है। राइबोसोम का क्या काम होता है, राइबोसोम का काम होता है, हमने देखा था प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है, वही प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। लाइजोसोम क्या होते हैं, लाइजोसोम होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स कर रखे रहते हैं अपने अंदर, और ये सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल होते हैं, सब चीज़ को डाइजेस्ट कर जाते हैं, खुद को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स माने जाते हैं, ठीक है। ये 28वां नंबर क्वेश्चन हुआ। 29 नंबर क्वेश्चन में हम पूछ रहे हैं हम लोग से कि विद इन एन एनिमल सेल द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, अभी देखा था हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जहाँ पे कार्बन होता है, प्रोटीन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको बताना है कौन सी सबसे अधिक इनऑर्गेनिक चीज़ है, अकार्बनिक संघटक कौन सा है, किसमें, जीव द्रव्य में, ठीक है। जीव द्रव्य में सबसे अकार्बनिक संगठक कौन है, ठीक है। कार्बनिक संगठक तो हमने देख ही लिया था, अकार्बनिक संगठक जो है वो पानी है, ठीक है। पानी जो है इनऑर्गेनिक सेल है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ठीक है। किसी प्राणी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य में सबसे अधिक बहुल्य अकार्बनिक संगठक जल है, ये तो हमने देखा था, सबसे ज्यादा जल होता है। कोशिका के जीव द्रव्य में जल की मात्रा 65% होती है तथा 80% तक पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना है, जल जो है वो सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटोप्लाज्म में, ये तो हमने अभी देखा भी था पीछे, ठीक है। याद रखने वाली चीजें याद रखिएगा।
फिर आपसे पूछ रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में, एनडीए 2014 का है, कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो आपको प्राणी कोशिका मतलब एनिमल सेल, प्राणी कोशिका और एनिमल सेल और पादप कोशिका प्लांट सेल, इन दोनों के डिफरेंस को रट लेना है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को रट लेना है, किसके किसके, प्राणी कोशिका के और पादप कोशिका के। ठीक है, पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल्स, प्राणी कोशिका मतलब एनिमल सेल्स। तो इनमें से कौन सा एक कोशिकांग है जो प्राणी सेल में नहीं मिलता है, एनिमल सेल में कौन सा नहीं मिलता है, यही दोनों का डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है सेल वॉल का, कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति कहाँ पे मिलती है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, ये प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है। सेल वॉल जो है प्राणी कोशिकाओं में नहीं होती है। ठीक है, प्राणी कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन होता है पर सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, कोशिका की संरचना जटिल होती है, इनमें अनेक संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, जैसे कि कोशिका कला, कोशिका भित्ति, केंद्र कोशिका, द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सूत्रकर्णिका कहती है, अंतर्द्रव्यीय झिल्लिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। पादपों में कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन के अतिरिक्त, पादप मतलब प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स में कोशिका कला मतलब सेल मेम्ब्रेन के अतिरिक्त एक बाहर मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल कहते हैं, जबकि यह कोशिका भित्ति प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति है, ये सेल वॉल है, ये प्राणी कोशिका या एनिमल सेल्स में नहीं मिलती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। 31st क्वेश्चन पूछ रहा है, एनडीए 2015 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट से हमेशा याद रखिएगा सेल की बात हो रही है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ सच एज कैपेसिटी फॉर मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचय की क्षमता, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि एवं जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है। तो लघुत्तम इकाई कौन सी है, लघुत्तम इकाई हमारी कोशिका है। ठीक है, लघुत्तम इकाई हमारी कोशिका है। कोशिका को किसने खोजा था, कोशिका को 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ठीक है, कोशिका जीवधारियों के जैविक क्रियाओं की एक रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है, ये सबसे लघुत्तम इकाई और मौलिक इकाई है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको अवलोकित कर कोशिका का नाम दिया था। यह उपापचय क्षमता, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, वृद्धि एवं जनन जैसे जीवन के गुणों को दर्शाने वाली लघुत्तम इकाई है। कोशिका के अलग अलग घटक हैं, कौन कौन से, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस, सेल वॉल्स, ये सारी चीजें जो है कोशिका की घटक हैं, कोशिका के कंपोनेंट्स हैं। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक क्रियाओं कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती हैं। कोशिका द्रव्य में ही आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, गोल्गी का है मतलब गोल्गी अपरेटस मिलता है, राइबोसोम्स आदि मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं कोशिका द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर 32वां नंबर क्वेश्चन 2018 एनडीए, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल। तो ये तो हम देख चुके हैं, रॉबर्ट हुक, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, याद रखिएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज कर इसे कोशिका नाम दिया था। ठीक है, याद रखिएगा इनको कोशिका का नाम भी रॉबर्ट हुक साहब ने दिया था। ठीक है, इसके बाद आपसे 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, एनडीए 2018 का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनेल दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में भी आपको डिफरेंस याद करना है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो सबसे प्रिमिटिव होते हैं, सबसे पुराने होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक थोड़ा डेवलप होते हैं, एडवांस होते हैं प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो एकदम सबसे पुराने, सबसे जो एकदम ह्यूमन जाति या ह्यूमैनिटी के क्या कहें, ह्यूमैनिटी से पहले भी ये एग्जिस्ट करते थे प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जब भी जीवन से पहले भी जो एग्जिस्टेंस में थे, जिनके जीवन से पहले भी एग्जिस्टेंस था, उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यूकैरियोटिक जो थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, प्रोकैरियोटिक वर्जन के जो थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, उनके एडवांस फीचर्स हो चुके हैं, उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा एक ऑर्गेनेल है जो ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक में सेल वॉल मिलता है, बिल्कुल सही बात है, कोशिका भित्ति मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं मिलता है, इसका आंसर बी होना चाहिए। हाँ, बी सही है। हाँ ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है, सूत्रकणिका नहीं मिलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एडवांस वर्जन है। ठीक है, एडवांस फीचर है सेल का। ठीक है, इसलिए ये नहीं मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, ये मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब क्या है, ये सब बहुत मतलब बेसिक फीचर है। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा एडवांस फीचर है ना। जैसे पहले हम लोग 3G फोन यूज करते थे, फिर 4G करने लगे, पर 3G फोन में आपके बेसिक फंक्शंस तो थे ही, कॉल मिलाना, कॉल से बात करना, मैसेज भेजना, इनमें नहीं चेंज हुआ है।
है, चेंज हुआ है आपके नेटवर्किंग सिस्टम में, ठीक है। आपकी जल्दी कॉल मिल जाती है, इंटरनेट बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो जो इंटरनेट जल्दी कनेक्ट हो जाता है ये एडवांस फीचर है बेसिक फ़ोन का ही। बेसिक में क्या था, बेसिक में हमारा कॉल मिलाना था, कॉल रिसीव करना था, मैसेज भेजना था, ये सब, ठीक है। तो वही प्रोकैरियोटिक में क्या है, प्रोकैरियोटिक बहुत बेसिक है, इनके पास सेल वॉल है, राइबोसोम है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सब है। पर क्या नहीं है, एडवांस फीचर नहीं है। एडवांस फीचर क्या है, तो एडवांस फीचर है माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं। हमने बताया था सबसे प्रिमिटिव, सबसे अर्लीस्ट जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। इनमें केंद्रक कला मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। ये इतने ज़्यादा बेसिक होते हैं कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक सेंटर भी सही से दिखता नहीं है, न्यूक्लियस सही से दिखता नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनमें गोल्जी तंत्र, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम नहीं पाए जाते, ठीक है। ये तीन जो है नहीं पाए जाते, क्योंकि ये तीन क्या है, ये तीन एडवांस फीचर्स हैं। इनको मिला के एम से याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जी से याद रखिएगा गोल्जी बॉडीज, ठीक है, और लाइजोसोम, ठीक है। लाइजोसोम सूत्रकाणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और लाइजोसोम और गोल्जी बॉडीज इनमें नहीं मिलती है, ठीक है। तो एमजीएल याद रखिएगा, ये यूकैरियोटिक्स में नहीं मिलते, सॉरी प्रोकैरियोटिक्स में नहीं मिलते हैं। आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं, एलएमजी, जीएमएल, जीएलएम, कैसे भी याद रखना है याद रखिए। बस ये याद रखिएगा कि ये प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक में ये सब मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक बहुत ही बेसिक है, प्रिमिटिव है, सबसे पुराना है, ठीक है। इन गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है। जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, रिकेट्सिया और हरे नीले शैवालों की कोशिकाएं इसी प्रकार के कोशिकाओं का उदाहरण है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, बैक्टीरियोफाज हो गए, ये सारी चीज़ें प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती हैं, ठीक है। ध्यातव्य है कि इसमें यूकैरियोटिक सुविकसित कोशिकाएं हैं। यूकैरियोटिक हमने बताया था एडवांस फीचर है, जिनमें गोल्जी तंत्र, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आदि उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच का क्या जनरली डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक हमने बताया था आपको बहुत प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस जो होता है उसमें वो बाउंड नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। साथ ही साथ क्या होता है, राइबोसोम्स जो होते हैं सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। और इनके जो एग्जांपल्स होंगे वो होंगे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो वही नीले हरे शैवाल, ठीक है, बैक्टीरिया, विषाणु, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है, या ये एग्जाम्पल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की, ठीक है, याद रखिएगा। और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, तो प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स के हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। और बाकी डिफरेंस भी बहुत है, पर आप ये खुद पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं वो किस सॉरी सेल वॉल जो होती हैं वो पेप्टोग्लाइसोसिन्स की बनी होती है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकोकेन्स की बनी होती हैं। यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती हैं वो चिटिन और पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती हैं, ठीक है। जनरली फंगाई में होती हैं, प्लांट और फंगाई की जो सेल वॉल होती हैं वो पॉलीसैकेराइड्स और चिटिन, CHITIN, चिटिन की बनी होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, आप याद करिएगा। और अगर आपको चाहिए कि हम आपको यही चैप्टर पढ़ा दें तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके ऊपर आपको एक हम चैप्टर अवेलेबल करा देंगे, सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में और एक टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि क्या होगा कि जल्दी जल्दी पढ़ सकें और जल्दी से रिवाइज कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं।